हमने किया था। तो यहां से दोबारा चालू करते हैं। तो तुम्हें T1, T2, T3 एंड T4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड बंधी हुई है, ये थ्रेड बंधी हुई है, सारी थ्रेड्स बंधी हुई है, ये सिस्टम रेस्ट पर है। ये किसी भी तरह का इसमें मोशन नहीं है। ब्लॉक भी ऐसे रेस्ट पे दिख रहा है, थ्रेड्स भी रेस्ट पे हैं, हर पॉइंट इसका रेस्ट पर है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट रेस्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस है, सारे फोर्सेस बैलेंस है। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट 1, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट 2। कितने टेंशन है? यहाँ पे T1, T2, T3, T4 है, ठीक है। यहाँ पे एक टेंशन मैं T5 और ले लेता हूँ, T5 और ले लेता हूँ, ठीक है। तो अननोन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 अननोन्स है। तो इसका मतलब मिनिमम हमें 5 इक्वेशंस चाहिए टू गेट द टेंशंस। मिनिमम हमें 5 इक्वेशन चाहिए। तो मैं इक्वेशन लिखता जा रहा हूँ, बना रहा हूँ, और उसको आप देखेंगे कि किस तरह से बनना है। तो अगर मैंने 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो आपने एक वर्टिकल लाइन खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, या उसको हम फोर्स बॉडी डायग्राम भी कहते हैं। तो FBD अगर मैंने 10 kg का बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 10G, जो कि कितना हो गया? 100 न्यूटन। G की वैल्यू मैंने 9.8 नहीं ली है, G की वैल्यू मैंने 10 ली है, बिकॉज सिंपल सॉल्व हो जाए इसलिए। आप 9.8 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 10G डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन T5 किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। ये ब्लॉक है रेस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ? T5 इक्वल टू 100 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? T5 इक्वल टू 100 न्यूटन आया, ये क्लियर है सबको? ओके ओके ओके। तो T5 की वैल्यू यहाँ पे 100 न्यूटन आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है। 100 न्यूटन आ गया, इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ मैं, मुझे जगह की जरूरत है इसलिए। FBD ऑफ पॉइंट 1, FBD ऑफ पॉइंट 1 में बना रहा हूँ। तो अब यहाँ पे लगने वाले सारे फोर्सेस आपको देखने पड़ेंगे। अब इस पॉइंट पर एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पर बाहर से लगने वाले जो फोर्स है हम वो लगाएंगे। तो T5 भी बाहर की तरफ लग रहा है, ये भी T1 भी इस साइड लग रहा है, T2 भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लग रहा है। टेंशन T का मैंने आपको हमेशा बताया था कि टेंशन T हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट या अवे फ्रॉम द कनेक्शन पॉइंट या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। तो T5 नीचे की तरफ हो गया, T1 हो गया इस साइड, एंड T2 हो गया इस साइड। ये कितना हो गया? 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट 1 भी स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट 1 पे लिखने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस में, सारे फोर्सेस बैलेंस है। तो अभी क्या करोगे? अभी ये क्या कर रहा है? ये एक एंगल बना रहा है ना, और आपने एक्स वाई एक्सेस में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो T2 इस साइड है, ये एंगल थीटा है, तो इस साइड का कंपोनेंट कितना हो गया? T2 cos 30, और इस साइड का कंपोनेंट क्या हो गया? T2 sin 30। अब आपने इस फोर्स के कंपोनेंट कर दिए, तो ये सीन से हट गया, अब वो वहां पे सीन पे नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? T2 cos 30 वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल को बैलेंस करेगा, इक्वल टू T5, एंड T1 इस साइड हुआ, और वो किसको बैलेंस करेगा? T2 sin 30। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट का, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा सेकेंड पॉइंट का। तो FBD ऑफ पॉइंट 2, तो अगेन वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, T2। अब देखो यहां पे कितने लग रहे हैं? T3 इस साइड लग रहा है क्या? T3 इस साइड लगा दिया,
ठीक है, T4 इधर लग रहा है, T4 60 डिग्री से लग रहा है, तो वर्टिकल से 60 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। T3 नीचे लग रहा है, सॉरी T2 नीचे लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है। अब अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो गया ना। अगर ये एंगल 30 है तो अगर ये T2 हो गया, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 हो गया। तो अगर दिस इज अ 30 देन दिस इज अ 30। ठीक है, अब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो आप T4 को रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T4 cos 60 डिग्री वर्टिकल एंड T4 sin 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स रिजॉल्व हो गया, गायब हो गया। ठीक है, 30 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा T2 cos 30 एंड ये हो जाएगा T2 sin 30। ये फोर्स भी रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व का मतलब हो गया सीन से गायब हो गया। अब ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो वर्टिकल फोर्स वर्टिकल को बैलेंस करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेंगे, तभी तो ये मूव नहीं करेगा। तो अभी क्या हो जाएगा, T3 प्लस T2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू T4 साइन 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वर्टिकल में क्या हुआ, T4 cos 60 डिग्री इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5। नंबर ऑफ अननोन कितने थे, नंबर ऑफ अननोन थे T1 T2 T3 T4 T5। इक्वेशन कितनी बनी, इक्वेशन भी आपकी 5। तो जितने नंबर ऑफ अननोन उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब क्वेश्चन में आप कुछ बचा नहीं है, अब आपको केवल मैथमेटिक्स के थ्रू उसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ओवर हो चुका है, अब आपको केवल मैथ्स निकालनी है, मैथ्स करनी है। तो T2 cos 30 की वैल्यू कितनी हुई, T2 cos 30 की वैल्यू कितनी हुई बेटा, सोनक cos 30 की वैल्यू कितनी हुई, बोल के बताइए मुझे। cos 30 की वैल्यू कितनी हुई, सोनक cos 30 की वैल्यू कितनी हुई, सोनक सोनक क्लास में हो ना, √3/2। ओके ओके, T2 cos 30 कितना हुआ, √3/2 इक्वल टू T5। T5 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 100 न्यूटन आई थी, तो 100। तो T2 इक्वल टू कितना हुआ, 200/√3 न्यूटन। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, तो T1 है आपका T2 sin 30। तो T2 sin 30 का मतलब कितना हो गया, T2 के मतलब कितना हुआ, T2 का वैल्यू हो गई 200/√3 इंटू साइन 30 1/2। तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू हो जाएगा 100/√3। तो T2 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई आपकी 200/√3, T1 की वैल्यू आ गई आपकी 100/√3। तो तीन वैल्यू आ चुकी, कौन कौन सी, T1 T2 एंड T5। ठीक है, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कीजिए, यहां से इसको सॉल्व कीजिए। T3 प्लस T2 sin 30 यानी T2/2 इक्वल टू T4 sin 60 √3/2। तो यहां से 2 हट जाएगा अगर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा।
2t3 प्लस t2 इक्वल टू अंडर रूट 3t4। तो t2 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 200 बाई रूट 3, यहां पे रख दीजिए आप। तो 2t3 प्लस 200 बाई रूट 3 इक्वल टू रूट 3t4। ठीक है, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अंडर रूट 3t3 प्लस 200 इक्वल टू 3t4, यानी 3t4 माइनस 2 रूट 3t3 इक्वल टू 200। ठीक है, और t3 t4 में आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। दूसरा यहां से कितना क्या मिल रहा है, t4 cos 60, तो cos 60 कितना हुआ 1/2 इक्वल टू t2 कितना हुआ 200 बाई रूट 3 इंटू cos 30 हुआ आपका रूट 3/2, रूट 3/2। रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, यहां से 2 से 2 कट गया, तो t4 इक्वल टू आया आपका 200। तो t4 यहां पे अगर आप रख दोगे 200 तो आपको पता चल जाएगा कितना आया। तो t4 3 इंटू 200 माइनस 200 इक्वल टू 2 रूट 3t3, ये कितना आता है 6 माइनस 4 आप आएगा, ये यहाँ पे आएगा 400 इक्वल टू 2 रूट 3 इंटू t3। तो t3 इक्वल टू आ गया आपका 200 बाई रूट 3। सॉल्व हो गया, सारी वैल्यू सॉल्व हो गई। सारी वैल्यू सॉल्व होगी। ठीक है, दैट वाज द सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। अब टॉपिक डालिए फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स ओके। फ्रैक्शन फोर्स समझने के लिए मैं आपको एक कहानी के थ्रू इसको समझाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी मज़ेदार है काफ़ी, मैंने फ़नी बनाने की कोशिश की है। तो मानते हैं कि ये एक सोफ़ा है, ये एक सोफ़ा है, सोफ़ा है आपके घर का सोफ़ा। ठीक है, और ये है वो आप, ठीक है, सोफे पे बैठे हुए हो और दिवाली की सफाई चल रही है घर में आपके। तो यहाँ पे एक कवर्ड रखी हुई है, अलमारी भी कहते हैं हिंदी में उसको, कवर्ड रखी हुई है, या फिर अलमारी ना बोल के मैं एक बोल देता हूँ कि बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें घर का कुछ सामान रखा हुआ है और वो इस तरह से रखा हुआ पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर वो बॉक्स रखा हुआ है, थोड़ा भारी बॉक्स है। ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा आपको कि बेटा ये बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्लाइड कर दे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर स्लाइड कर दे, यानी इसको यहां से लेके यहां पर ले जाओ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि आप बहुत आलसी इंसान हो। ठीक है, तो आप आलसी हैं और आप यानी रेयरली कभी कोई काम धाम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि आपको ये काम करना पड़ेगा आज, अदरवाइज शाम को खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको भूख लगी हुई थी बहुत तेज, और आप फिर मजबूरी में आप उठ के इस साइड आए और आप इस साइड आके आपने बॉक्स को देखा
और बॉक्स का जो मास था वो था, मान लेते हैं 10 kg का बॉक्स था। ठीक है, ठीक है, 10 kg का बॉक्स था और आपने कहा कि यार काम करना पड़ेगा, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता था कि अगर आपको ये सिंपल सा पता था कि अगर एक ब्लॉक पे अगर आप एक फोर्स F लगाते हो और इसका मास m है, तो उसमें एक एक्सीलरेशन a आ जाता है, तो F इक्वल टू एम ए होगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा F बाई एम। तो ये ब्लॉक A एक्सीलरेशन से यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक A एक्सीलरेशन से चला जाएगा तो आपने ये डिस्टेंस मेजर की, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। आपने कहा कि अभी मैं अगर एक थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑफकोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला जाएगा, हो सकता है क्या टाइम लगेगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया और ब्लॉक आगे चला जाएगा। तो आपको F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला पता था, डजंट मैटर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स, ब्लॉक मूव जरूर कर जाएगा। तो आपने क्या किया, अपनी छोटी वाली उंगली से, भगवान कृष्ण ने जिससे गोवर्धन पर्वत उठाया था, तर्जनी उंगली से आपने ब्लॉक को ऐसे 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 टच किया और पूरा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो टेक्निकली फ्रॉम द योर पॉइंट ऑफ व्यू 1/10 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इसको मूव करना चाहिए। ये मूव नहीं किया, ये मूव ही नहीं किया। अरे आप परेशान हो गए कि यार इसको मूव करना चाहिए था, ये मूव क्यों नहीं किया। आपने क्या किया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब भी वो मूव नहीं किया। अब क्या किया आपने लाइफ में पहली बार अपनी पूरी पावर उस ब्लॉक पे लगा दी, जितना भी आपके पास ताकत थी, जितना भी फोर्स लगा सकते थे, आपने पूरा 50 न्यूटन का फोर्स लगाया उस पर, पूरा 50 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा दिया, पुश कर रहे हो यूं ऐसे उसको ब्लॉक को पुश कर रहे हो और ब्लॉक मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तभी आपके बगल वाले फ्लैट का एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, अभी हफ्ते भर पहले पैदा हुआ था, वो दौड़ता दौड़ता आया, आपकी टांगों के नीचे से निकला और फिर क्या किया उसने तुमको देखा, तुमने उसको देखा। ठीक है, उसने तुमसे बोला क्या कर रहे हो भैया। तुमने उसको कहा कि बेटा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फोर्सेस लगे हैं, तू भाग जा वरना चोट लग जाएगी तुझे। तो उसने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो तुमने उसको हड़का के भगा दिया, लेकिन वो भागा नहीं, वहीं पे खड़ा रहा। और फिर उसने अपनी तर्जनी उंगली से, तर्जनी उंगली कहते हैं ना इसको, तर्जनी उंगली से 0.1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया। तो टोटल फोर्स ब्लॉक पे कितना हो गया, 50 न्यूटन तो तुम ऑलरेडी लगा रहे थे और उसने 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो नेट फोर्स इज 50.1 न्यूटन का फोर्स, और वो ब्लॉक मूव कर गया, वो ब्लॉक मूव कर दिया और उसने फिर अपनी उंगली हटा ली वहां से। उसने जब अपनी उंगली उठा ली तो तुम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, कॉन्टिन्यूस वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी वॉट एवर, 5 नहीं, कुछ एक्सीलरेशन से वो ब्लॉक आगे जाने लगा। इसका रीजन क्या, 50 न्यूटन का फोर्स तो आप पहले भी लगा रहे थे। एक मिनट बेटा, आ रहे। शैली तुम्हारा होमवर्क आ गया है बेटा। तो इस बच्चे ने एक फोर्स लगाया और वो ब्लॉक मूव कर गया, वो ब्लॉक मूव कर गया। उससे पहले आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा था तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था, रुका हुआ था। और जैसे ही उसने 0.1 का लगाया वो ब्लॉक मूव कर लिया और उसने अभी अपनी उंगली हटा भी ली है, यानी
0.1 न्यूटन का फोर्स हटा भी लिया है, तब भी आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और वो मूव होता जा रहा है, अभी वो चलता जा रहा है। इसका मतलब इस ब्लॉक को जस्ट मूव कराने के लिए, इस स्टडी सिचुएशन से जस्ट मूव कराने के लिए आपको 50 न्यूटन का नहीं, 50.1 न्यूटन का फोर्स चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद आपने 50 न्यूटन का भी उस पर लगा रखा है और 0.1 न्यूटन का वो हट गया फोर्स, तब भी वो ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर वो जब 1 न्यूटन से लेके 50 न्यूटन तक का फोर्स लगा रहा था तो उस केस में ब्लॉक मूव नहीं हुआ था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहीं से लग रहा है। अब इस साइड तो कोई खड़ा नहीं है बंदा कि इसने 1 न्यूटन का लगाया तो उसने भी 1 न्यूटन का लगा दिया, उसने 2 न्यूटन का लगाया तो उसने भी 2 न्यूटन का लगा दिया, इसने 3 न्यूटन का लगाया तो उसने भी 3 न्यूटन का लगा दिया, उसने 4 न्यूटन का लगाया तो उसने भी 4 न्यूटन का लगा दिया। ठीक है इसका मतलब फोर्स कहां से लग रहा था? फोर्स लग रहा था जहां पे वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वहां पर एक फोर्स लग रहा था और फोर्स किस पॉइंट से लग रहा था? कांटेक्ट सरफेस से लग रहा था। तो दिस इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जब इसने 50 न्यूटन लगाया। लेकिन जैसे ही उसने 50.1 का लगाया, 50.1 का लगाया, जैसे ही उसने 50.1 का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक मूव कर गया। तो इसका मतलब यहां ग्राउंड से जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता था वो 50 न्यूटन का फोर्स लग सकता था। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड, जब तक वो ब्लॉक मूव नहीं किया तो उस ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा था, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कर रहा था कौन? एक फोर्स अपोज कर रहा था जो कि उस कांटेक्ट सरफेस से लग रहा था। यही आपका फोर्स जो है, जब तक वो ब्लॉक मूव नहीं किया तब तक जो फोर्स लग रहा था दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जैसे ही ब्लॉक मूव कर गया तो अभी क्या हुआ, अभी भी वो फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है, लेकिन अब वो 50 नहीं लग रहा है, 50 से थोड़ा कम लग रहा है। तो उस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसका रीजन क्या होता है बेटा? इसका रीजन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली प्लेन नहीं होता। तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो अगर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है, अगर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है और दूसरा ब्लॉक सरफेस ये है, कांटेक्ट सरफेस ये है, कांटेक्ट सरफेस ये है, अगर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है और कांटेक्ट सरफेस है ये। ठीक है, तो अगर आपने इस वाले पार्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा इनलार्ज करके, तो ऊपर का जो ब्लॉक होगा उसका सरफेस कुछ इस तरह से होगा और नीचे वाला सरफेस भी होगा उसके इस तरह से होगा। ये तो ये ग्रुप्स हैं, उनपे ये नीचे वाले सरफेस के ग्रुप्स फंसे हुए हैं। मैं इसको इनलार्ज करता हूं, मैं इसको इनलार्ज करता हूं, आपको इसको दिखाता हूं मैं इनलार्ज करके, इनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बॉक्स और ये हो गया प्लेन। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही आपने बॉक्स को इस साइड मूव किया, जैसे ही आपने बॉक्स को इस साइड मूव किया तो क्या हुआ, ये वाले पार्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, ये वाले पार्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ये सारे ग्रुप्स मिलके उस ब्लॉक के मोशन को रोकेंगे, समझे? ये सारे ग्रुप्स मिलके उस ब्लॉक के मोशन को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे। फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद, अगर आप, अब क्या है कि ये एक अमाउंट जो इनका फोर्स का अमाउंट होगा वो लिमिटेड होगा ना, तो वो मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते थे? मैक्सिमम 50 लगा सकते थे। तो अभी क्या होगा, अगर आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो ये ग्रुप्स टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। अब ये पॉइंट ए थोड़ा सा आगे जाएगा तो अभी भी सरफेस, आगे वाला सरफेस तो वैसे ही होगा, उसमें फिर से ग्रुप्स आएंगे। तो जैसे ही सरफेस जो आगे जाएगा, जैसे ही आगे जाएगा तो बॉक्स का ये प्लेन फिर से उन पे आगे फंसेगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहां पे नंबर ऑफ ग्रुप्स जब वो रखा हुआ था तो वो बहुत ज्यादा थे। अब बॉक्स आगे गया तो वहां पे नंबर ऑफ जो ग्रुप्स आ रहे हैं जो उसमें फंसे हुए हैं, वो उनके नंबर से, टोटल नंबर ऑफ दिस ग्रुप से ये नंबर जो है वो कम है। तो अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। दैट इज द रीजन। क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटा?
क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट? ओके ओके ओके, ठीक है। तो जब तक वो ब्लॉक मूव नहीं किया था तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जैसे ही वो ब्लॉक मूव हो गया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, अभी पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स मान लेते हैं 100 थे, तो अभी वो आगे बढ़ गया तो नंबर ऑफ ग्रुप्स 100 नहीं रहेंगे, कुछ 10, 5, 8, 10 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत होते हैं, मिलियंस में होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं 100 बस एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, वो बहुत होते हैं, बहुत, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो मिलियंस में होंगे, इवन उनको काउंट करना भी बहुत टफ होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि अगर एक बार ये मूव कर गया तो उसके बाद जो नंबर ऑफ ग्रुप्स आएंगे वो पहले से कम आएंगे। जब वो पहले से कम आएंगे तो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना पहले था। तो टिल द टाइम जब तक वो ब्लॉक मूव नहीं कर जाता तब तक का जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड उसके बाद जो फोर्स लगेगा दैट इज द, जब ब्लॉक मूव कर गया तो फिर ये नए ग्रुप्स को तोड़ता हुआ आगे जाएगा एंड दैट इज द केस ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं एफ एस, स्मॉल एफ एस, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं एफ के, ठीक है, ठीक है। एक बात बहुत क्लियर है कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ, मार्कर नहीं चल रहा, एक बात तो बहुत क्लियर है कि एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, एफ एस इज ग्रेटर देन एफ के, ओके। एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, the value of static friction is greater than the value of kinetic friction। ठीक है। अब what is the value of fs? fs is equal to mu s, mu के बारे में मैं बताता हूं, mu s into normal reaction। normal reaction क्या हुआ, इसका जो mg लग रहा है ना, यहां से जो सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, वो वैल्यू हो गई उसकी नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन n कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया mg, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस? म्यू एस की वैल्यू हो जाती मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम जो एफ एस होगा, एफ एस मैक्स जो होगा दैट इज द म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये पॉइंट थोड़ा सा इसको करेक्शन लेता हूँ, इसको मैं करेक्शन लेता हूँ। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो सकती है, एफ एस मैक्सिमम जो होती है दैट इज द म्यू एस इंटू एन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी एफ के दैट इज द म्यू के इंटू नॉर्मलाइजेशन एन। व्हाट इज द म्यू एस? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। इसका ब्लॉक का सरफेस हो गया, नीचे का सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सरफेस की रिलेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों सरफेस के बीच की प्रॉपर्टी है, ठीक है। म्यू एस, म्यू के क्या हुआ, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द दिस टू सरफेसेस। म्यू एस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो अभी बिगिनिंग वाली कहानी में जाइए। जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ब्लॉक मूव नहीं किया था, जब आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ब्लॉक मूव नहीं किया था, जब आपने 3 न्यूटन का लगाया तब भी नहीं लग किया था, आपने 50 न्यूटन का लगा दिया था तब भी ब्लॉक मूव नहीं किया था, ठीक है। तो बैक जाता हूं मैं। जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था तब भी ब्लॉक नहीं मूव किया था, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे एफ एस कितना लग रहा था उस टाइम, 1 न्यूटन का। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द मोशन होगा, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये ब्लॉक अगर मूव करेगा तो उसकी टेंडेंसी किधर होगी, मूव होने की, आगे की तरफ। तो इसका जो मोशन का टेंडेंसी होगी वो मोशन की टेंडेंसी आगे की तरफ होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट। तो एफ एस की वैल्यू यहाँ पे 1 न्यूटन हो गई। यहाँ पे कितनी हुई, यहाँ पे जब तुमने 2 न्यूटन लगाया तो एफ एस की वैल्यू 2 न्यूटन की लग गई। यहाँ पे तुमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया
तो एफएस की वैल्यू फिर 3 न्यूटन की वैल्यू लगी, और जैसे ही तुमने ये फोर्स रिमूव किया एफएस की वैल्यू भी वहां से तुरंत लगना बंद हो गया, वहां पे तुरंत भी लगना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप्स आपस में टच कर रहे होंगे रुकने के लिए। तो क्या हुआ, तुमने जब इधर वाले पे 1 न्यूटन, सॉरी ऐसे करते हैं, तो तुमने जब इधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उस केस में इसने भी 1 न्यूटन का फोर्स दिया, लगाया नॉर्मल से, ठीक है। तुमने 2 लगाया, इसने भी 2 लगाया, तुमने 3 लगाया, इसने भी 3 लगाया, ये मूव नहीं करने दे रहा तुमको, ठीक है। तुमने 50 लगाया तो इसने भी 50 का फोर्स लगाया, और तुमने जैसे ही ये फोर्स रिलीज कर दिया इसने भी अपना नॉर्मलाइजेशन रिलीज कर दिया, यानी 0 कर दिया, ठीक है। तो तुमने 50 का न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उस केस में इसने भी 50 न्यूटन का ही फोर्स इस साइड लगाया, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने 51 कर दिया, 50.1 या 51 कर दिया, 51 कर दिया, तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स वहां पे ब्रेक कर गए। अब जो फोर्स लग रहा है दैट इज द Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बेटा एक बात तो बहुत क्लियर है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू Fs की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक लग सकती है, म्यू एस इंटू एन तक लग सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया यहां पे आपने। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये ब्लॉक मूव कर गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो एफ के की वैल्यू होगी वो होगी म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू के इंटू एन। तो वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू एन, नॉर्मलाइजेशन इंटू म्यू के इंटू एन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक ब्लॉक मूव नहीं किया, और जैसे ही ब्लॉक मूव कर जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगने लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है, यहां से हम एक चीज और बोलते हैं, और म्यू के की जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली लेस देन म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब मान लो ये 0.21 है, तो हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.20 या 0.19 हो। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये रीजन कब है? ये रीजन का इससे क्या निकल रहा है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था? म्यू एस इंटू एन लग रहा था, ठीक है। तो आपने जब उस पर फोर्स लगा रखा था, और जब एक बार मूव कर गया तो उसके बाद उस बच्चे ने वहां से फोर्स हटा लिया था, तो उस केस में क्या हुआ था? काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। इसकी वजह से आपने जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा था वो ब्लॉक कॉन्टिन्यूअस मूव करता गया, क्योंकि अभी वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से 50 न्यूटन के फोर्स पे भी उसने उस मोशन को मेंटेन किया, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को यहां पे दिमाग में रखना है, ठीक है। हर चीज थ्योरेटिकल नहीं होती है, बस एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन क्या है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, समझ के रखना है उसको, ओके। क्लियर है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, is it clear? Static friction and kinetic friction? Okay. ठीक है, ओके चलो। ओके, तो इसको समराइज करते हैं। यानी अगर एक ब्लॉक रुका हुआ है, अगर सरफेस 1 पे वो रुका हुआ है, तो अगर यहां से अगर आप फोर्स लगा रहे हो और ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लग रहा होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू
कितनी हो सकती है? वो 0 से बड़ी हो सकती है एंड म्यू एस इंटू एन से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। और अगर ब्लॉक मूव कर गया, अगर ब्लॉक तो ये 0 कब होगी? 0 तब होगी जब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो 0 तब होगी, और अगर उस पर फोर्स बढ़ता जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना लगाएगा? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन से लगाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? जब अगर ये मूव कर गया तो उस केस में म्यू एस खत्म हो जाएगा, उसके बाद म्यू के स्टार्ट हो जाएगा, और म्यू के की वैल्यू जो होती है वो एफ के लगने लगेगा। एफ एस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, एफ के लगने लगेगा। एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, ठीक है। बिकॉज म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस इंप्लॉइज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली लेस देन होगी स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो इसका बढ़िया सा एग्जांपल, एक छोटे छोटे एग्जांपल लेके इसको कनेक्ट करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये ब्लॉक है 100 kg का, ठीक है। यहां पे जो म्यू एस की वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू है 0.3, तो इसका वेट कितना हुआ? 1000 हो गया क्या? 1000 हो गया। जब 0.3 इसका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो म्यू एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू एक्स मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू 1000 एंड दैट इक्वल टू 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। तो अगर आपने यहां से 1 kg यानी 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? आंसर कीजिए मुझे। अगर आपने इस साइड से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 300 न्यूटन हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपने इस साइड से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? वेदांती, शैली, सौनक, एनी आंसर? अगर वो ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन 300 न्यूटन का मैक्सिमम लग सकता है, तो अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या वो ब्लॉक मूव करेगा? कहां हो भाई आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है सबको? 0.3 है ना बेटा? 0.3 है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है 0.3 है। पॉइंट नहीं दिख रहा क्या आपको? ओके, ये पॉइंट है यहाँ पे 0.3, तो 3000 है ना, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई क्या? 300 न्यूटन हो गई। तो अगर आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या वो मूव करेगा? शैली, वेदांती, कहां हैं आप लोग? ओनली सोनक इज रिप्लाइंग। कहां हो बेटा? अरे यार बोला करो ना, बोलोगे नहीं तो फिर हमें तो कैसे समझ में आएगा यार। ओके, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ खास था नहीं बेटा, ठीक है, टेक योर टाइम।
सौनक मूव करेगा कि नहीं करेगा? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने राइट से, नो इट विल नॉट मूव। ओके, बहुत बढ़िया सौनक। हंड्रेड न्यूटन का फोर्स लगाया तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में कितना लग रहा होगा? इस साइड को कितना फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन का ही लगाएगा ना। अगर तुमने 200 का भी कर दिया तो इधर से कितना फोर्स लग रहा होगा? 200 न्यूटन का फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देगा। अगर तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो भी जीरो हो जाएगा। अगर तुमने 300 का फोर्स लगा दिया यहां से राइट साइड से, तो उस टाइम भी स्टैटिक फ्रिक्शन 300 का अपना फुल मैक्सिमम फोर्स लगा देगा 300 का, बट उसे मूव नहीं होने देगा। और जैसे ही तुमने 301 का लगा दिया 301 का, तो भैया अब स्टैटिक फ्रिक्शन 300 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, और जैसे ही मूव करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन वहां सीन से गायब हो जाएगा। वहां पे अभी जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। और वो कितनी हो जाएगी? अगर मान लो यहां पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.29, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 290 न्यूटन। जैसे ही ब्लॉक मूव कर गया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, दैट इज द 290। सॉरी, अरे यार माफ कीजिए, सॉरी। तो 290 का ये फोर्स इस साइड लगने लगेगा, 290 का काइनेटिक फ्रिक्शन इस साइड लगने लगेगा। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक? तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक जब वो मूव कर गया तो क्या हुआ? आप फ्री बॉडी डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम आप फिर से ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे कितना वेट हो गया? नीचे 1000 का हो गया। नॉर्मलाइजेशन कितना हो गया? 1000 का। इस साइड से फोर्स कितना है? 300 का। अब ये मूव कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा? ये इस साइड लग दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, 300 का लगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा? 290 का लगा। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? 300 माइनस 290, दैट इज द मास m। मास कितना था उसका? 100 था। 100 इंटू एक्सीलरेशन a, तो 10 इक्वल टू 100 a। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा, ब्लॉक आगे बढ़ने लगेगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ओके ओके, ओके। अब यहां पे कभी कभी कांटेक्ट एंगल पूछता है, तो वो देख लीजिए क्या हुआ कांटेक्ट फोर्स। सुनिए बेटा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मास है m, यानी 100 डाउनवर्ड। तो नॉर्मलाइजेशन कितना लगा? 100 न्यूटन का लगा क्या? तो अगर आपने इस साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इस साइड 20 न्यूटन का लग रहा है। तो स्टैटिक या काइनेटिक कुछ भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड किसके पे करेगा? व्हाट इज द म्यू के एंड म्यू एस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें तुमने इस साइड फोर्स लगाया तो इस साइड फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स एफ लग रहा है, अब वो काइनेटिक लग रहा हो या स्टैटिक लग रहा हो। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स ना। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये हो गया क्या? ये हो गया एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर।
ये फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, FC कह देते हैं। तो व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन वो कुछ भी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, तो उसको कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। और ये जो एंगल बन रहा है बेटा वर्टिकल यानी नॉर्मल से जो एंगल थीटा बन रहा है, तो यह थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा दिस बाई दिस, यानी फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स फ्रिक्शन फोर्स बाई नॉर्मल फोर्स। तो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। दीदी एक मिनट, दीदी एक मिनट में आ रखा है। दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एंड थीटा इक्वल टू व्हाट? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स F बाई, यानी ऐसे बोलेंगे ना, tan थीटा इक्वल टू F बाई n। तो थीटा इक्वल टू व्हाट? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स F बाई n। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स F बाई n। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट फोर्स या फिर कांटेक्ट एंगल, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ओके, अभी क्वेश्चन ये है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, मैं इसको बताता हूं, फिर पहले आप अटेम्प्ट करोगे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये एक इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ठीक है, ये इंक्लाइंड है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास है m, इसका मास है m, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब ये जो पॉइंट ये है O, ये है A, ये है B, ठीक है। तो ये जो OB लाइन है ना, वो इस तरह से मूव कर सकती है, वो इस तरह से मूव कर सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इस सरफेस में सरफेस 1 हो गया और ब्लॉक ये हो गया, ब्लॉक का मास हो गया 10 kg, ब्लॉक का मास हो गया 10 kg, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ म्यू एस है यहाँ पे, वो है 0.4, यानी किसके स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी होती है सरफेस की और ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो कितना हो गया? वो हो गया 0.4। आपको ये बताना है, आपको पहली बात में ये प्रूव करना है कि पहला आपको ये निकालना है कि किस एंगल पे वो ब्लॉक इस पे स्लाइड होना चालू होगा, किस एंगल पर वो ब्लॉक इस पे स्लाइड होना चालू होगा। और दूसरा आपको ये बताना है क्या वो एंगल इसके मास m पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। दिस आर 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, किस एंगल पर वो ब्लॉक स्लाइड होना चालू होगा, और दूसरा पॉइंट ये है आपका कि क्या वो एंगल इस ब्लॉक के मास पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इसको सॉल्व करो। वेदांती, मुझे तुमसे आंसर चाहिए बेटा, ठीक है। वेदांती, आपको ये सॉल्व करके बताना है। 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूं मैं तुम्हें।
सॉल्व हुआ, सॉल्व हुआ। हेलो, सॉल्व हुआ क्या बेटा? ओके चलो सॉल्व करते हैं। स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.4, ठीक है। तो अभी मान लो कि बिल्कुल भी मूव नहीं किया था, यानी बिल्कुल हॉरिजेंटल था। इस केस में यहां पर था, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, तुम इसको उठाने लगे तो यहां पे अभी थीटा एंगल आ गया, तो एम जी किधर लग रहा होगा? एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा क्या? एम जी डाउनवर्ड लगा, ठीक है। एम जी डाउनवर्ड लगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा। दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो फ्री बॉडी, अभी ये ब्लॉक कैसे मूव कर सकता है? ये ब्लॉक ऐसे मूव करेगा ना, तो फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बेटा सबसे पहला पॉइंट है। इस केस में एफबीडी, मैंने आपको जब मैं एफबीडी वाले बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि बेटा एफबीडी का जो एक्सिस ड्रॉ करते हो वो ब्लॉक के मोशन की टेंडेंसी की तरफ एक एक्सेस होना चाहिए। तो ये ब्लॉक ऐसे मूव हो सकता है ना, तो एक एक्सेस ऑफ कोर्स ऐसे होगा, दिस, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। और ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। एम जी डाउनवर्ड, एम जी डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल भी हो गया थीटा, ठीक है। तो यहां पर हो गया एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो जो वेट था उसको आपने रिजॉल्व कर लिया, तो वो सीन से गायब हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया? एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा। अच्छा, ये ब्लॉक अब इस साइड स्लाइड होने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस इस साइड लगेगा। तो एम जी, अब देखो एम जी साइन थीटा है बेटा, ये क्या है? एम जी साइन थीटा का फोर्स किस साइड है? इस साइड है क्या? तो थीटा जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। जैसे साइन का ग्राफ देखोगे तो आप लोगों को मैम ने बताया होगा मैथ्स में, दिस इज द ग्राफ ऑफ द साइन। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू भी आ रही है। और थीटा मैक्सिमम कब हुआ? जब थीटा इक्वल टू π/2 हो गया, यानी जब ये वर्टिकल हो जाएगा ना ऐसे, तब π/2 हो जाएगा। तो ये वर्टिकल तो हमें जाना नहीं है, हमें π/2 से 0 से लेके π/2 के बीच में ही कहीं पे वो स्लाइड कर जाएगा। 0 से लेके π/2 के एंगल में उससे पहले ही वो स्लाइड हो जाएगा। तो वो एंगल कहां? 0 से लेके π/2 के बीच में होगा ना। तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? Fs लग रहा होगा। जब एम जी साइन थीटा Fs मैक्स के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, तब यानी वो ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, मूव नहीं किया लेकिन जस्ट मूव करने वाला है, ठीक है। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जहां पे वो ब्लॉक मूव ना करे, ठीक है। तो व्हाट इज द Fs मैक्स? Fs मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, Fx मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, Fs मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज द एन? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। आगे गए यहां पे, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी बाई एम जी। तो m से m कट गया, g से g कट गया, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू s। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? टेन इनवर्स म्यू s।
तो ये वो एंगल है tan इनवर्स म्यू एस जब वो ब्लॉक जस्ट मूव कर जाएगा। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देखो मास एम कट गया ना, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 10 kg की जगह अगर ये 30 kg होता या 30 ग्राम भी होता, लेकिन म्यू एस की वैल्यू सेम होती, तब भी ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस पे ही स्लाइड करता। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना बेटा, ये एम जी कट गया। क्लियर है वेदांती, शैली, शौनक, क्लियर टू ऑल? ओके 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 ओके। सेकेंड पॉइंट ये है बेटा कि जो म्यू एस, ये याद रख लीजिएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होती है। याद रहेगा? याद रहेगा? ओके। ये मोशन ऑफ टू बॉडीज मैंने आपको बता दिया था शायद, ये मोशन ऑफ टू बॉडीज देख रहा होगा पेज नंबर 18 पे, ये क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ठीक है। पेज नंबर 19 पे आ जाइए बेटा, मटेरियल पे जो हमने मटेरियल आपको दिया था, पेज नंबर 19 पे आ जाइए, वहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम लगाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करने दे देता हूँ बेटा। आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी, सर को थोड़ा सा जुकाम हो गया है, उनकी तबीयत खराब है, तो आरिफ सर आ नहीं रहे आज, तो आज मैथ्स की क्लास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो दिवाली के बाद से मोस्ट प्रॉब्ली चालू हो जाएंगी, दिवाली के अगले नेक्स्ट यानी 1-2 दिन बाद मोस्ट प्रॉब्ली वो चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। तो 2 kg और 3 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, ये हो गया आपका 3 kg का ब्लॉक और ये हो गया आपका 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। 3 kg एंड 2 kg, इस साइड से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड से 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसने यहाँ पे फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे मान के चलेंगे फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, सरफेस स्मूथ है। जब तक वो बोले नहीं तब तक आपको फालतू का दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे। अगर वो फ्रैक्शन होगा तो वो आपको बताएगा कि वहाँ पे फ्रैक्शन है, अगर नहीं बता रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये लग रहा है और यहाँ पे ये जो इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। एक बात बहुत क्लियर है बेटा, इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, इधर से 25 न्यूटन लग रहा है, तो ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम इस साइड एक एक्सीलरेशन ऐसे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूछ लिया आपसे व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये पूरा सिस्टम इस साइड एक्सीलरेशन ऐसे जाएगा, ठीक है। जितना ब्लॉक ये वाला स्लाइड करेगा उतना 25 वाला भी 2 kg वाला भी ब्लॉक उतना ही आगे स्लाइड करेगा। तो इसका इस साइड एक्सीलरेशन हो गया ए और इसका भी इस साइड एक्सीलरेशन हो गया ए, क्लियर। तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो 3g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन N1 अपवर्ड, ठीक है, ठीक है। और 2g डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन N2 अपवर्ड, ओके। N2 अपवर्ड। इस साइड से कितना फोर्स लगा, इस साइड से लगा 100 न्यूटन का फोर्स लगा। ये वाला ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगा रहा होगा N, 2 kg ने इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन N लगाया, ठीक है। एक्शन रिएक्शन से 3 kg भी 2 kg पे नॉर्मल रिएक्शन N किस साइड लगाएगा, इस साइड लगाएगा। इस साइड कितना 2 kg ब्लॉक लगा 25। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं,
25 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे N1 कितना हो जाएगा, N1 इक्वल हो जाएगा आपका, N1 इक्वल हो जाएगा 30, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली तो 30 न्यूटन हो गया। और इस साइड कितना हो जाएगा, अभी क्या हुआ, ये ब्लॉक इस साइड एक्सीलरेशन ए से जा रहा तो क्या हुआ 100 इस साइड है, नॉर्मलाइजेशन इस साइड है, तो 100 माइनस n इक्वल टू उसका मास 3 इंटू एक्सीलरेशन है, इक्वेशन नंबर 1। 100 माइनस n, 100 इस साइड है, न्यूटन नॉर्मलाइजेशन इस साइड लगा, तो 100 माइनस n इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहां से लग रहा है कितना, नॉर्मलाइजेशन लग रहा है ना n इस साइड, उसको 25 न्यूटन उसमें सेपरेट करोगे, 25 इक्वल टू, तो दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2 kg, यानी इधर से इस वाले ब्लॉक में उस पर नॉर्मलाइजेशन एक्सीलरेशन से इस साइड लगाया ना, और 25 का इस साइड लग रहा है, तो n माइनस 25 इक्वल टू उसका मास 2 इंटू एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो यहां से एक्सीलरेशन ए कितना आ गया, एक्सीलरेशन ए आया आपका n माइनस 25/2, और यहां से नॉर्मल एक्शन कितना आया, एक्सीलरेशन कितना आया 100 माइनस n बाई 3, एक्सीलरेशन दोनों को सेम कर दो तो कितना हो जाएगा n माइनस 25/2 इक्वल टू 100 माइनस n बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 75 इक्वल टू 200 माइनस ट्वाइस n। तो उसको साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा 275 इक्वल टू 5n, तो व्हाट इज द n, n इक्वल टू 275/5, कितना आता है 55 25 5 55 आता है क्या बेटा, शायद 55 ही आएगा, 55 न्यूटन। तो द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस n इक्वल टू 55 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो यहां पे एक्सीलरेशन की जगह आप n की जगह 55 रख दीजिए, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ गया 100 माइनस 55/3, तो कितना हो जाएगा ये 55 है ना बेटा, 55 का मतलब हो गया ये 45 है ना, तो n इक्वल टू 55, तो 100 माइनस 55 कितना हुआ 45 हुआ ना, हाँ 45/3, तो एक 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हुआ। ठीक है, ठीक है, सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कराया आपको। ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट करोगे। और वेदांती तुम्हारा बेटा होमवर्क नहीं आया, शैली का आ गया, शौनक का आ गया, वेदांती होमवर्क करके घर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भेज दो, तुम्हारा होमवर्क नहीं आया अभी। ठीक है, और कल मैं नया होमवर्क दूंगा आपको, आप सब लोगों को। होमवर्क आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 पुली वाला केस हम बाद में होगा। क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 10 होमवर्क है ये बेटा, होमवर्क, हैप्पी होमवर्क। आपको दिख नहीं रहा शायद, देखो हैप्पी होमवर्क आपका कैसा है, ये देखिए आपका हैप्पी होमवर्क है। ठीक है, दिस इज योर हैप्पी होमवर्क। आपको इसको करके रखना है, कौन सा 7 8 9 10 पुली हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद पुली स्टार्ट करेंगे। चलिए बाय बाय। आज बेटा मैथ्स की क्लास नहीं होगी, सर की तबीयत थोड़ा खराब है।